सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे दैट इज इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में देखा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द टॉपिक एंड दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। जैसे हम लोग ये नाम पढ़ते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चैप्टर आता है दैट इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर और अगर मैं बोलूँ तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स भी आता होगा। तो अपने दिमाग में क्या है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिटर्न करना, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर बोले तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा रिटर्न कर देना। सिमिलरली रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब जो डिबेंचर होल्डर से हमने पैसे लिए हैं उनके पैसे को रिटर्न करना। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इटसेल्फ मींस व्हाट? रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, राइट। चलो, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। जैसे हम लोग बोलते हैं ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, सबसे पहले अपने दिमाग में आ जाता है एक वर्किंग नोट, एनवी इज इक्वल टू डीपी प्लस पीएफआई, या फिर हम लोग बोलते थे एनवी इज इक्वल टू एफआर प्लस पीएफआई, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग प्रेफरेंस शेयर में यूज करते थे, ये जो फॉर्मूला है हम लोग इक्विटी शेयर्स के लिए बायबैक करने के लिए यूज करते थे। लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूं बेसिकली तो ये वर्किंग नोट करते क्यों थे? फॉर वन सिंपल रीजन, रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल। रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल मतलब जितना कैपिटल बाहर जा रहा है उतना कैपिटल रिप्लेस होना चाहिए, बराबर। अब फटाफट मुझे बताओ, क्या ये ऐसे टाइप का कुछ फॉर्मूला अपने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में भी आएगा क्या? सर, पॉइंट नंबर 1, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का बात करूं तो वो कंपनी के ओनर है, अगर मैं इक्विटी शेयर का बात करूं तो वो कंपनी के ओनर है। लेकिन सर जब हम लोग डिबेंचर का बात करते हैं ना तो वो कंपनी का ओनर है ही नहीं, और अगर वो कंपनी का ओनर नहीं है तो डिबेंचर तो अपना कैपिटल ही नहीं हुआ। जब तुम डिबेंचर को रिडीम करोगे तो कैपिटल कम होगा ही नहीं, और जब कैपिटल कम होगा ही नहीं तो रिप्लेसमेंट का तो सवाल ही नहीं है। यस, इट मींस कि इन दिस चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसमें ये वाला रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ओके, तो अब तुम लोगों को क्या लग रहा है? अरे वाह वाह, अच्छा हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो चैप्टर तो बहुत इजी हो गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर वैसे तो चलो ठीक है, इजी ही है क्योंकि हम लोगों को उतना ज्यादा कवरेज नहीं है। वैसे ये चैप्टर बहुत बहुत और बहुत बड़ा है अगर मैं सीए के साथ कंपेयर करूँ तो, बट एज फार एज आवर पोर्शन इज कंसर्न, आवर सिलेबस इज कंसर्न, इसको बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखा गया है, बहुत कंसाइज है, छोटू सा है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर अच्छे से फोकस करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या है वो हम लोगों को समझ में आ गया। नाउ तो क्वेश्चन अराइजेस कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो होता है वो कितने टाइप का होता है? सर टाइप बोले तो बताता हूँ, ध्यान से सुनो। टाइप नंबर 1, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। सर इसका क्या मतलब हुआ आउट ऑफ कैपिटल? बताता हूँ, सुनो ध्यान से। पहला बात, हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर किया है। इश्यू ऑफ डिबेंचर किया मतलब हम लोगों ने पब्लिक से एक टाइप का लोन ले लिया है इन टर्म्स ऑफ डिबेंचर, और वो लोन हम लोगों को आफ्टर 3 years 4 years 5 years जब हमने डिसाइड किया होगा, इन दैट पीरियड वी हैव टू मेक द पेमेंट टू देम, राइट।
चलो फॉर एग्जाम्पल, चलो लेट अस अज्यूम फॉर एग्जाम्पल मैंने 10% डिबेंचर इशू किया, 10% डिबेंचर इशू किया, कितने रुपीस का, चलो फॉर एग्जाम्पल रुपीस कितना 1 लाख, ओके। एंड ये जो डिबेंचर है, ये डिबेंचर ये मुझे रिडीम करना है, रिडीम आफ्टर 5 years, 5 सालों में मुझे क्या करना है, रिडीम करना है आफ्टर 5 years, ठीक है। तो अब लेट अस अज्यूम कि 5 साल कंप्लीट हो गए। अब 5 साल कंप्लीट हो गए तो भैया जी पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, राइट। तो ये जो हम लोगों को पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करने के लिए हमको 1 लाख रुपए भी तो चाहिए, वी वॉन्ट 1 लाख रुपीज, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है अब मुझे डिबेंचर का पेमेंट करना है, तो मैं डिबेंचर के पेमेंट करने के लिए मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, एक इक्विटी शेयर इशू कर दूंगा या फिर एक प्रेफरेंस शेयर इशू कर दूंगा, और जो पैसा आएगा मैं उसमें से क्या करूंगा, डिबेंचर का पेमेंट करूंगा। क्लियर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ व्हाट, कैपिटल, राइट। लेकिन एज पर सेबी गाइडलाइंस इसको अगर हम लोग यूज ना करें तो ही अच्छा है। अगर कोई डिबेंचर 18 मंथ से ज्यादा, जैसे अपने एग्जांपल में 5 years है, देन इन दैट केस रूल सेज कि तुमको जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करना चाहिए दैट इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ व्हाट, प्रॉफिट्स। सर अब ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या है, बताता हूं, सुनो ध्यान से। आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब ये होता है कि देखो तुमने इश्यू ऑफ डिबेंचर किया, तुमको मालूम है तुमको 5 साल के बाद पेमेंट करना है आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years तुमको 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल पे करना है, तो एवरी ईयर का 20,000 हो गया। तो वो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब एवरी ईयर तुमको क्या करना है, एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये जो रिजर्व है DRR, ये रिजर्व तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, और जो तुम्हारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से हर साल 20,000 रुपीज हम लोग क्या करेंगे, DRR में जमा करेंगे, और फिर आफ्टर 5 years अपने पास उतने अमाउंट आ जाएंगे जिससे कि हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर सके, राइट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर मैं हर साल 20,000 रुपीज जमा करेगा, सर उससे बेटर है कि मैं जमा करने के बजाय उसको मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूं, साइड में रखने का क्या मतलब बनता है। इट्स बेटर कि एवरी ईयर का जो 20,000 प्रॉफिट में से मैं निकाल के साइड में रखूंगा, उसी को मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूं, राइट। सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट मेथड, और उस मेथड का नाम है सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। एंड ये जो अपना टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इज सिंकिंग फंड मेथड, ठीक है। सिंकिंग फंड मेथड में होता क्या है, यहाँ पे सिंकिंग फंड मेथड, ये जो आउट ऑफ प्रॉफिट है उसका एडवांस्ड वर्जन है। एडवांस्ड वर्जन बोले तो हर साल जो प्रॉफिट हम लोग साइड में रखते हैं उसी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके तुमको जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट करो, राइट। तो इससे क्या होगा, पैसे से पैसा इंक्रीज होगा और कंपैरेटिवली हम लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज नोन एज सिंकिंग फंड मेथड। तो सिंकिंग फंड मेथड में हम लोग जो रिजर्व क्रिएट करते हैं नॉर्मली उसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड मेथड में हम लोग जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। एंड
इसी फंड को जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ये टॉपिक पे आएंगे तभी, राइट। एज ऑफ नाउ जो रिजर्व क्रिएट किया उस रिजर्व का नाम है सिंकिंग फंड, जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका नाम है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, राइट। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में सिंकिंग फंड को वो लोग बोलते हैं DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और उसी के इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे DRRI, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। क्लियर? So this sinking fund method is very important अगर मैं redemption of debenture का बात करूं तो, okay? Then after that the next method is conversion method. सर कन्वर्जन मेथड मतलब क्या? देखो यहाँ पे जो भी डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं, that debenture itself is convertible debenture. Convertible debenture का मतलब क्या? That debenture will be converted into equity share, into preference share, or it will be converted into new debentures. मतलब यहाँ पे हम लोग डिबेंचर होल्डर को पेमेंट नहीं करते, it is converted into equity, into preference, or into what? New debenture. ऐसे टाइप से हम लोग उन लोगों को ऑप्शन देते हैं, जिनको जो ठीक लगे वो लोग वैसे करेंगे। दैट इज नोन एज व्हाट? कन्वर्जन मेथड, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो सब अपने रिडम्पशन के मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट बोल सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ डिबेंचर। बायबैक ऑफ डिबेंचर। अरे सर, यहाँ पे डिबेंचर के अंदर बायबैक भी है और डिबेंचर के अंदर रिडम्पशन भी है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब डेट एंड रेट ऑफ रिडम्पशन पता है, और बायबैक क्यों बोलते थे? क्योंकि हमको डेट भी नहीं पता है, रेट भी नहीं पता है। तो सर यहाँ पे हम लोगों को तो रिडम्पशन का डेट और रेट तो पहले से पता होता है ना सर, तो आपने ये बायबैक ऑफ डिबेंचर क्यों लिखा? कभी कभी ना कंपनी जब डिबेंचर इशू करता है ना, तो उसमें ना कंपनी पहले से ही मेंशन करता है कि हम आफ्टर 5 इयर्स कभी भी शेयर्स डिबेंचर्स को हम लोग क्या करेंगे? बायबैक करेंगे फ्रॉम मार्केट। तो कंपनी यहाँ पे क्या करता है? अपने ही डिबेंचर्स को मार्केट में से खुद खरीद लेता है, राइट। तो अब कंपनी जब मार्केट में से खुद के डिबेंचर्स परचेज करता है, सो देयर इज टू पॉसिबिलिटीज। एक तो देखो, सबसे पहली बात, खुद का डिबेंचर तुमने खुद ने खरीद लिया, राइट। अब डिबेंचर्स अगर तुमने खरीद लिया, इट मींस कि तुमने डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया, राइट। तो उसको हम लोग बोलेंगे बायबैक ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। इमीडिएट कैंसिलेशन कि खरीदा मैंने, खुद के डिबेंचर्स मार्केट से मैंने परचेज किए और मैंने उसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। सेकंड क्या है? फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब मैंने खुद के डिबेंचर्स मार्केट से मैंने खरीदे, लेकिन मैं कैंसिल नहीं करूंगा। मैंने उसको मार्केट से खरीदा है ताकि मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूं। कल जाके यही डिबेंचर का मार्केट वैल्यू बढ़ेगा तो मैं इसको बाद में जाके बेच भी दूंगा। तो एज ऑफ नाउ खरीद के मैं उसको कैंसिल करने वाला नहीं हूं। आई विल कीप इट एज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। एंड हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर डेट पे मैं उसको क्या करूं? कैंसिल कर दूं। तो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं खरीद रहा हूं, बट आई मे कैंसिल इन फ्यूचर। क्लियर? तो इन ऑल बेसिकली हम लोग ये सब चीजों पे बात करने वाले हैं इन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर टॉपिक।
ओके, चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं पहले सम्स पे। लेट्स सी कि हम लोग सम्स कैसे टाइप के सम्स होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, चलो लेट्स सी। थोड़ा सा ना मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ, जो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा तुम लोग को मालूम होना चाहिए, वो ध्यान दो जरा। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल देखने जाएंगे ना, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल आज के तारीख में होता नहीं है, लेकिन कब होता है तो थोड़ा सा मैं तुम लोग को रीड करके बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से। सेबी गाइडलाइंस रिक्वायर द सेटअप ऑफ अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से तुमको DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना चाहिए। व्हेन प्रॉफिट्स आर अवेलेबल, अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल है तो ही DRR बना सकते हो। अभी रिजर्व का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स को रिजर्व में DRR में ट्रांसफर करो, साला प्रॉफिट ही नहीं हुआ कैसे DRR में ट्रांसफर करेगा। तो इसीलिए किसी किसी सब में तुमको DRR दिखेगा, किसी किसी सब में तुमको DRR नहीं भी दिखेगा, तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, अज्यूम कर लेंगे कि उसको लॉस हो रहा है। ओके, चल, व्हेन प्रॉफिट्स आर अवेलेबल एंड the debentures are issued for a period beyond 18 months। तो जो डिबेंचर्स 18 मंथ से ज्यादा के लिए तुमने इशू किया है, उसके लिए सेबी क्या बोल रहा है, तुम DRR क्रिएट करो। DRR क्रिएट करने का मतलब तुमको जो रिडम्पशन है दैट शुड बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स, दैट शुड बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स, राइट। फिर और क्या बोल रहा है देखो, वो भी देख लेते हैं। If the debentures are for a period less than 18 months or profits are not available for capital redemption, debenture may be redeemed from out of capital। अगर डिबेंचर 18 मंथ से कम है, तुम्हारे पास प्रॉफिट्स उतना नहीं कि तुम DRR क्रिएट कर सको, देन इन दैट केस हम लोग कैपिटल में से रिडम्पशन कर सकते हैं। क्लियर, चलो आगे भी थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ, वो भी देख लो। When redemption is carried out of capital, only entries are made for redemption and no entry will be made to transfer profits to DRR। अब जब तुमने आउट ऑफ कैपिटल किया है रिडम्पशन, तो तुम प्रॉफिट्स को DRR में ट्रांसफर क्यों करोगे। अब जब प्रॉफिट्स को DRR में ट्रांसफर करोगे ही नहीं, तो उसका एंट्री भी आने वाला नहीं है। क्लियर, चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं इसी से रिलेटेड सम। देखो जरा ध्यान से, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या लिखा है, लेट्स सी। अ कंपनी इशूड 1,15% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at par, राइट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। अब ये तो पूरा बायहट हो ही जाना चाहिए तुम लोगों को, ये तो कितना इजी है, राइट। तो देखो जर्नल एंट्री क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर, क्योंकि ये इशूड एट पार है, राइट। 15% प्रीमियम पेबल है, तो प्रीमियम पेबल विल गेट क्रेडिटेड, और जितना अमाउंट प्रीमियम पेबल का उतना अमाउंट विल गेट डेबिटेड एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। चलो अमाउंट का अगर मैं बात करूं तो डिबेंचर का अमाउंट विल बी 1 लाख इंटू 100, प्रीमियम का अमाउंट विल बी 1 लाख इंटू 15, कैश बैंक का अमाउंट विल बी 1 लाख इंटू 100, क्योंकि इशूड एट पार है तो 100 का 100 रुपया मिलना ही चाहिए, एंड 1 लाख इंटू 15, क्योंकि प्रीमियम पेबल 15 है तो लॉस भी 15 का हुआ, राइट। तो अगर मैं रुपीज इन 000 का बात करूं, रुपीज इन 000, so 1 lakh into 100 gives you 10,000 in terms of 000, right? Then this will be 1500, 10,000 and what, 1500. So this is your journal entry for issue of debenture. Then क्या दिया, let's see question, आगे रीड करते हैं। After 8 years the company served notice of redemption and redeem all debenture as per the terms of issue। जैसा बोला था वैसे उन लोगों ने रिडीम कर दिया, मतलब 15% पे रिडीम किया, 15% इज योर प्रीमियम पेबल। अब देखो रिडम्पशन का, अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया हमने, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर किया, तो हमको सब कुछ मालूम है कि इसका एंट्री क्या आना चाहिए। चलो मैं यहाँ पे ना तुम लोगों को लिख के बताता हूँ, सो दैट कि आई कैन एक्सप्लेन यू प्रॉपरली। देखो पहले इशू का एंट्री करते हैं। इशू का एंट्री क्या आएगा सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट
टू कितना परसेंट डिबेंचर है? 15% डिबेंचर अकाउंट, फिर टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और वही हो जाएगा अपना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, राइट? दिस विल बी 1 लाख इंटू 100, दिस विल बी 1 लाख इंटू 15 रुपीज का लॉस, this will be 1 lakh into 100 face value, and this will be 1 lakh into 15 premium payable. So this comes to 100 lakhs, this comes to 15 lakhs, this comes to 100 lakhs, and this comes to 15 lakhs. ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट मैं बता दूं, ये है अपना फर्स्ट ईयर का एंट्री। फर्स्ट ईयर मतलब जब भी इशू करोगे तभी का। एक पॉइंट मैं तुम लोग को बता दूं, ध्यान से सुन लो। ये क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है। कितना अमाउंट है? 15 लाख। तो ये जो लॉस है, दिस इज योर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग हर साल के एंड में राइट ऑफ करेंगे। कितना राइट ऑफ करेंगे दैट डिपेंड्स, बट इस क्वेश्चन में ना वो पूछा ही नहीं। उसने क्या बोला? यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। सिर्फ इशू का एंट्री करो, रिडम्पशन का एंट्री करो, बाकी राइट ऑफ करने का कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं। क्लियर? चलो, अब ये इशू का एंट्री होने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं 8th ईयर में। चलो मुझे बताओ, डिबेंचर को अगर रिडीम करना है, डिबेंचर को रिडीम, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते थे, याद है? तो प्रेफरेंस शेयर का याद करो, प्रेफरेंस शेयर का याद करो। क्या क्या एंट्री करते थे सर रिडम्पशन के टाइम पे? पहले हम लोग करते थे डिसीजन, याद है? डिसीजन का एंट्री क्या एंट्री करते थे सर? डिसीजन में हम लोग एंट्री करते थे प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल अपना कम हो जाएगा अगर तुम रिडीम करोगे तो। प्रीमियम अगर तुम उसको पे कर रहे हो तो अपने लिए लॉस होगा, तो प्रीमियम पेबल अकाउंट विल गेट डेबिटेड टू प्रेफरेंशियल होल्डर अकाउंट। ये अपना डिसीजन का एंट्री था। उसके बाद जो प्रीमियम पेबल है उसको राइट ऑफ करने का एंट्री हम लोग करते थे, राइट ऑफ करने का एंट्री, प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ, एंड फाइनली हम लोग एंट्री करते थे पेमेंट का। यहां तक समझा? तो पहला एंट्री एक डिसीजन का आएगा, फिर उसके बाद प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करने का एंट्री हम लोग करते थे, और फिर पेमेंट का, राइट? सिमिलरली अब मुझे इस डिबेंचर को रिडीम करना है, तो ये जो क्रेडिट है इट विल बिकम डेबिट। तो एंट्री क्या आएगा सर? एंट्री विल बी 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा सर? 100 lakhs। इसके साथ साथ हम लोग प्रीमियम पे करें तो अपने लिए वो प्रीमियम जो हम लोग एक्स्ट्रा पे करें वो अपने लिए लॉस हुआ तो वो डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15 lakhs का, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 115 lakhs। 115 lakhs। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है राइट ऑफ करना, मतलब ये जो प्रीमियम पेबल है इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। एंड फाइनली जो लास्ट वाला एंट्री है दैट इज पेमेंट। पेमेंट का एंट्री क्या आएगा पहले वो बताओ सर? पेमेंट का एंट्री आएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। अमाउंट कितना आएगा सर? डिबेंचर होल्डर का अमाउंट है 115 lakhs, तो बस 115 lakhs विल बी द अमाउंट। बराबर है। अब बात करेंगे इस प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करने का एंट्री। चलो फटाफट बताओ, प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करने का एंट्री क्या आएगा सर? वेरी सिंपल, प्रीमियम पेबल को डेबिट किया, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करो, सिक्योरिटी प्रीमियम से कैंसिल करो। जर्नल एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहां पे आएगा नो एंट्री। सर क्यों? प्रीमियम पेबल को क्या यहां पे राइट ऑफ नहीं करोगे? भैया जी वो पहले से ही कैंसल हो चुका है। सर कैसे? देखो, जब हमने डिबेंचर को इशू किया था, यहां पे दिख रहा है कि ये प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट किया है। हाँ सर, ये क्रेडिट
और यहाँ पे देखो अभी डिसीजन के टाइम पे तुमने डेबिट किया, तो ये क्रेडिट और ये डेबिट पहले से ही राइट ऑफ हो चुका है, अलग से राइट ऑफ करने का, कोई एंट्री करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझा मैंने क्या बोला? श्योर? अच्छा, समझ में आया सर। मतलब जो प्रीमियम हम लोग रिडम्पशन के टाइम पे पे करने वाले थे, उसको इशू के टाइम पे ही हम लोग ने उसका प्रिकॉशन ले लिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में अगर तुमको कोई पेमेंट करना है तो पहले से सोच के रखो, क्योंकि पेमेंट करना तो कंपलसरी, इट इज योर लाइबिलिटी। सर तो एक बात बताओ, हम लोग प्रेफरेंस शेयर को भी प्रीमियम पेबल करते हैं, इक्विटी शेयर को भी बाय बैक करते वक्त हम लोग प्रीमियम पे करते हैं, उसके लिए इशू के टाइम पे क्यों नहीं करते? बॉस, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर दोनों ओनर है, ओनर को जो पेमेंट करना है दैट इज नॉट कंपल्शन। ये जो डिबेंचर होल्डर है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, बाहर वालों का पैसा मतलब अपना जवाबदारी, तो उसके लिए प्रिकॉशन तुमको लेना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में नहीं किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, करना भी नहीं चाहिए। ओनर का पैसा पे करना कंपलसरी नहीं है, ओनर कमाएगा तो प्रॉफिट्स भर भर के उसी को मिलना है। बट अगर बाहर वालों का पैसा है, किसी बाहर वालों को तुमको पे करना है, तो उसके लिए तुमको डे वन से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो समझा मैंने यहाँ पे एंट्री, जर्नल एंट्री अलग से क्यों लिखा? ओनली टू एक्सप्लेन कि हम लोग को प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करने का जरूरत नहीं है, प्रीमियम पेबल ऑटोमेटिकली इट विल गेट कैंसिल, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ही एंट्री को क्रेडिट किया हुआ है प्रीमियम पेबल को, यहाँ पे डेबिट करेंगे, क्रेडिट एंड डेबिट विल गेट कैंसिल। और ये जो लॉस है ना, ये लॉस ये डे वन पे हमने बुक किया है, और इस लॉस को हम लोग धीरे धीरे करके एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके तो राइट ऑफ कर ही रहे, तो हर साल के पीरियड में थोड़ा थोड़ा करके वो राइट ऑफ हो ही रहे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करने के बजाय इस लॉस को राइट ऑफ कर रहे हैं, विच इज प्रीमियम पेबल ओनली। क्लियर? चलो, तो अब हम लोग जरा ना इन लोगों का एंट्रीज देख लेते हैं, इन लोगों ने क्या किया वो देख लो। देखो 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। अब ना इन लोगों ने यहाँ पे नाम लिखा है डिबेंचर रिडम्पशन। बेसिकली ये डिबेंचर रिडम्पशन ना डिबेंचर होल्डर अकाउंट ही है, तो तुम डिबेंचर रिडम्पशन लिखो या तुम डिबेंचर होल्डर लिखो, इट मींस वन एंड द सेम। ओके, देन क्या हम लोग प्रीमियम पेबल को राइट ऑफ करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये डेबिट और ये क्रेडिट पहले से ही राइट ऑफ हो चुका है, सो देयर इज नो मीनिंग कि बाबा तुम प्रीमियम पेबल को अलग से राइट ऑफ करो। एंड देन फाइनली पेमेंट, एंट्री विल बी डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो। क्लियर? तो डिबेंचर रिडम्पशन इज नथिंग बट व्हाट, इट इज डिबेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर? ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, हमने DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट नहीं किया, अज्यूमिंग कि इट इज रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। सर यहाँ पे कहाँ दिया कि वो आउट ऑफ कैपिटल है? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ इट इज एन अजम्पशन कि इट इज आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर? चलो ठीक है, आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर तुम रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स करते हो तो कॉमन सेंस से तुमको DRR तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, बराबर है। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ इट इज मैंडेटरी टू सेट अप डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अर्लियर कंपनीज कुड रिडीम डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स विदाउट अ फॉर्मल सेटिंग अप DRR। पहले वो लोग क्या करते थे, बिना DRR क्रिएट किए वो लोग रिडम्पशन कर देते थे विदाउट क्रिएटिंग DRR, लेकिन अब DRR इज कंपलसरी अगर तुम आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हो तो।
It was the directors who used to decide as whether the redemption is out of capital or profits. फिर उसने क्या बोला, आफ्टर कैरिंग आउट द एंटायर रिडम्पशन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विल बी ट्रांसफर्ड टू व्हाट, विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व अकाउंट. अब ना तुम लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल भी समझेगा नहीं जो मैंने यहाँ पे लिख दिया या जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है, बट इट्स ओके, अभी के लिए जाने दो, बाद में समझ लेंगे उसके बारे में, ठीक है. चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अ कंपनी इशूड 1 लाख डिबेंचर ऑफ ₹100 each, redeemable at the end of 10th year, but reserves the right to redeem earlier from the end of 5th year. वैसे तो 10th ईयर में रिडीम होना चाहिए, बट आफ्टर 5 years वो लोगों का रिडम्पशन हो सकता है, ऐसे बोला है. फिर उसने क्या लिखा, द कंपनी डिसाइड्स एट द एंड ऑफ 5th ईयर टू रिडीम 20,000 डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट्स इन दैट इट हैज मेड. मतलब कंपनी ने क्या किया, 1 लाख डिबेंचर इशू किया था, 100 रुपए का फेस वैल्यू है 10 इयर्स के लिए, और उसने बोला है मैं एंड ऑफ 5 इयर्स के बाद कभी भी रिडम्पशन करेगा. तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर उसने क्या किया, आउट ऑफ 1 लाख 20,000 डिबेंचर्स उसने रिडीम किया आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, बराबर है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, pass necessary journal entries relating to redemption. सिर्फ रिडम्पशन से रिलेटेड एंट्री करना है. ओके, तो बताओ फटाफट क्या क्या एंट्री आएगा. सर देखो रिडम्पशन से रिलेटेड है तो सबसे पहले डिसीजन का एंट्री. तो देखो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन बोलो या डिबेंचर होल्डर बोलो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि वो रिडीमेबल एट पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, तो पार पे रिडीम करेंगे, राइट. कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो, सर 20,000. 20,000 इनटू फेस वैल्यू कितना है 100, सो दैट कम्स टू 2,000 इन टर्म्स ऑफ 000. अगर मैं 1000 के टर्म्स में बात करूं तो दैट विल बी 2,000. तो एंट्रीज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन बोलो या फिर तुम बोल सकते हो डिबेंचर होल्डर अकाउंट, राइट. यहाँ पे प्रीमियम पेबल है ही नहीं, तो प्रीमियम पेबल है नहीं तो राइट ऑफ करने का भी टेंशन नहीं, तो डायरेक्टली पेमेंट कर दो. बोलो व्हाट विल बी द जर्नल फॉर पेमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, या फिर तुम डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो, राइट. देन तुमने कहां से रिडीम किया, आउट ऑफ प्रॉफिट में से, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट से, प्रॉफिट प्रॉफिट बोले तो पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट बोले तो पीएनएल अकाउंट, यहां से पैसा तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा डीआरआर में. डीआरआर का मतलब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में, राइट. तो क्वेश्चन अराइजेस कि सर अगर मैं यहां से पैसा यहां पे ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा और ये बढ़ेगा. वेरी गुड. देखो पीएनएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट का बेसिक बैलेंस क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट कर दो. डीआरआर रिजर्व्स है, रिजर्व्स बोले तो बेसिक बैलेंस क्रेडिट, क्योंकि रिजर्व इज अवर लायबिलिटी, बेसिक बैलेंस क्रेडिट. बढ़ाने के लिए सर फिर से क्रेडिट. तो फटाफट जर्नल एंट्री बताओ. सर जर्नल एंट्री विल बी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. तो यहाँ देखो, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, सो जर्नल एंट्री विल बी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 2,000 इन टर्म्स ऑफ 1,000. ठीक है. अच्छा सर आपने तो यहाँ पे पीएनएल बोला, आपने तो यहाँ पे पीएनएल बोला, यहाँ पे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिखा है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी भी पीएनएल अकाउंट से तुम रिजर्व क्रिएट नहीं कर सकते. इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन. तो अगर तुम पीएनएल भी बोलते हो तो इट मींस कि इट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, क्योंकि पीएनएल में से हम लोग कभी ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं करते, हम लोग हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से ही ट्रांसफर करते हैं. ओके, तो जर्नल एंट्री विल बी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व
account. Okay, so let's go to the next method, and that is conversion or rollover. कन्वर्जन मेथड बोल सकते हो या फिर रोल ओवर. रोल ओवर मतलब हमने उनका पेमेंट नहीं किया, उनको क्या किया, रोल ओवर किया, आगे कंटिन्यू किया, कन्वर्ट कर दिया. राइट, चल तो ये वाला चीज रीड करने का भी जरूरत नहीं है, इट इज वेरी इजी. डायरेक्टली हम लोग सम्स पे आ जाते हैं. देखो क्या लिखा है, लेट्स सी. ऑन 1st April 2011 PT Limited issued 25 lakhs 12% fully convertible debenture of ₹100 each at par. ठीक है, तो इशू किया 1st April 2011 को, कितना, 25 lakhs 12% fully convertible debenture. चलो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग खुद से यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखेंगे. लेट्स सी. सो यहाँ पे एंट्री आएगा, क्या डेट आएगा सर, 11/11. 1/1/11 entry will be cash or bank account debit to 12% convertible debenture account. ये convertible नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, convertible नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिखना है. तो entry will be cash bank account debit to 12% convertible debenture account issued at par है. बोलो कितने नंबर से सर, 25 lakhs. 25 lakhs into face value 100 है, at par है. ओके, तो इट विल बी 25 lakhs into 100. तो अगर मैं रुपीज इन लैक्स का बात करूं तो दैट कम्स टू 2500 lakhs. ओके, चल आगे चलते हैं, क्या लिखा है, लेट्स सी. फिर उसने क्या बोला है, द डिबेंचर होल्डर्स वर गिवन द कॉल option to convert the debenture into 10 equity share at a premium of ₹40 per share on or after 1st July 2015. अब देखो यहाँ पे ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर कंपनी कंपल्शन नहीं कर सकता. यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है ऑप्शन. ऑप्शन का मतलब तुमको कन्वर्ट करना है तो करो, कंपनी तुमको डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके दे देगा. अगर कन्वर्ट नहीं करना है तो अपना पैसा लो और जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है. तो दैट इज एन ऑप्शन. बराबर. अच्छा, यहाँ पे डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट होने वाले, इक्विटी शेयर में, जिसका फेस वैल्यू कितना है, 10 है, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 40. 10 रुपीज का फेस वैल्यू और 40 रुपीज का प्रीमियम, मतलब इश्यू प्राइस हो गया 50 रुपए, 50 रुपीज पर शेयर. राइट, ओके. तो अब आगे क्या दिया है देखते हैं. ऑन 1st April 2016 डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 10 lakhs डिबेंचर एक्सरसाइज बोले तो खरीदा, एक्सरसाइज देयर ऑप्शन. तो आउट ऑफ 25 lakhs 10 lakhs लोगों ने अपना डिबेंचर जो था वो उन लोगों ने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया. एक्सरसाइज मतलब कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इक्विटी शेयर. कितने लोगों ने, 10 lakhs में. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इनका रिडम्पशन, ये जो डिबेंचर है, डिबेंचर उनका रिडम्पशन पार पे, प्रीमियम पे के डिस्काउंट. सर कुछ दिया नहीं है तो कॉमन सेंस से पार पे रहेगा. अच्छा, ये कन्वर्शन को ना गोली मारो, कन्वर्शन को ना भूल जाओ, नॉर्मल रिडम्पशन का बात करो. नॉर्मल रिडम्पशन क्या एंट्री आएगा. अच्छा, पहले ना डेट लिखेंगे 1st April 2016. ठीक है, यहाँ पे भी ना अप्रैल है तो ये 1/1 नहीं आएगा, इट विल बी 1/4. ओके, अच्छा, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग ने, रिडम्पशन. रिडम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट है डिसीजन और फिर पेमेंट. राइट ऑफ तो आएगा नहीं प्रीमियम पेबल का. राइट, तो बोलो एंट्री. सर एंट्री आएगा 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट एट पार है, तो यहीं पे आ जाएगा टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, या फिर तुम बोल सकते हो डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट. और फिर उसी डेट पे तुम क्या करोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कर दोगे और पेमेंट करोगे तो इट विल बी टू कैश और बैंक अकाउंट. अगर मैंने पेमेंट कैश में किया तो
राइट। अमाउंट विल बी हाउ मच? सर अमाउंट विल बी 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, और हर एक को हम लोग 100 रुपए देंगे, ना कम ना ज्यादा। सो दैट कम्स टू 1000 lakhs, राइट। और जब हम लोग पेमेंट करेंगे तब हम लोग पेमेंट भी 1000 lakhs के हिसाब से ही करेंगे। चलो ये समझा, ये एंट्री समझ में आया, पहले डिसीजन का और फिर पेमेंट का। क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन के बारे में सोचो, क्या हमने कैश में पेमेंट किया? आंसर इज नो, तो बात खत्म, ये कैश नहीं आएगा, बराबर है। अच्छा हमने कैश नहीं पे किया तो क्या पे किया, क्या कन्वर्ट करके दिया? सर इक्विटी शेयर, तो बात खत्म, यहां पे लिख दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा कंपनी ने जो इक्विटी शेयर इशू किया वो इक्विटी शेयर पार है, प्रीमियम है कि डिस्काउंट है? सर वो तो प्रीमियम है, तो लिख दो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। मुझे बताओ डिबेंचर होल्डर क्रेडिट कितना है? सर 1000 lakhs। तो इतना तो समझ में आता है, ये डेबिट भी उतना ही रहेगा, जितना पेमेंट करना है अमाउंट तो सेम ही रहेगा। वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है? सर 10, लो डैश इंटू 10। सिक्योरिटी प्रीमियम पर इक्विटी शेयर कितना है? सर 40, तो डैश इंटू 40। डैश बोले तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू 40 रुपीज का प्रीमियम। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट विल बी इश्यू प्राइस? सर डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंटू 50। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 40 रुपीज का प्रीमियम, इश्यू प्राइस विल बी 50। तो बताओ फटाफट कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए? सर दिस मच नंबर ऑफ शेयर्स इंटू एक से लेंगे 50 रुपीज, टोटल अमाउंट शुड बी 1000 इन टर्म्स ऑफ लैक्स। तो ये 50 मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 1000 डिवाइडेड बाय 50 दैट कम्स टू 20 lakhs। लो अपना प्रॉब्लम सॉल्व। ये भी 20 lakhs, ये भी 20 lakhs, ये भी 20 lakhs। बोलो 20 into 10 comes to 200 lakhs। 20 into 40 comes to 800 in terms of lakhs। क्लियर? चलो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इन लोगों ने क्या एंट्री किया है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, ये अमाउंट तो ठीक है, ये सिंपल, ये समझ में आ गया। देन कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, हमने लिखा है डिबेंचर होल्डर, इन लोगों ने वो नहीं लिखा है, ठीक है। इन लोगों ने ये दोनों एंट्री को मिक्स करके लिखा है, बट हम लोग अलग अलग ही लिखेंगे। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, एंड देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अमाउंट विल बी 200 and 800। देखो अपना अमाउंट कितना है सर, कैपिटल का 200 और प्रीमियम का 800। समझा? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को, ध्यान दो जरा। बीटा लिमिटेड had issued 11% 5 lakh डिबेंचर ऑफ ₹100 each। तो बीटा लिमिटेड कंपनी का नाम है, हैड बोले तो पहले से इशू किया है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%, 5 लाख डिबेंचर्स है, एंड उसका फेस वैल्यू है 100। यहां तक ठीक है? ओके आगे, redeemable on 31st March 2015 at a premium of 5%। प्रीमियम बोला 5%, तो देयर इज प्रीमियम पेबल, बराबर है, देयर इज व्हाट, प्रीमियम पेबल। ओके अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अगर मैं इन लोगों के सॉल्यूशन पे जाऊं, ठीक है, जाने दो, इन लोगों का सॉल्यूशन नहीं देखते हम लोग, पहले मैं तुम लोग को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बताता हूँ इन लोगों ने कैसे सॉल्व किया और हमने क्या किया है, दैट विल सी लेटर ऑन। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, अभी आगे रीड करते हैं क्या लिखा है। द कंपनी ऑफर्ड 3 ऑप्शंस। याद रखना यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑप्शन, कंपल्सन नहीं है, तुमको जो करना है वो करो,
मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं तुमको, 3 ऑप्शंस टू डिबेंचर होल्डर एज अंडर। ऑप्शन नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर ले लो, 10 रुपए का है, 10.5 में मतलब 0.5 का सिक्योरिटी प्रीमियम है, राइट। देन प्रेफरेंस शेयर नहीं चाहिए तो 14% डिबेंचर ले लो 100 रुपीज का एट पार। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 है तो उसी को कन्वर्ट कर दिया 14 में, तो ठीक है ना यार, 11 से अच्छा तो 14 है, कन्वर्ट करना है कर लो, नहीं करना है इट्स ओके। और तीसरा ऑप्शन है कि भाई तुमको कुछ नहीं चाहिए, कैश लो और निकलो। तो इन ऑल टोटल 3 ऑप्शन दिया है, प्रेफरेंस शेयर चाहिए तो प्रीमियम पे लो, डिबेंचर चाहिए तो एट पार लेकिन 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों भी नहीं चाहिए तो कैश लो और मुंह बंद रखो। ओके, सो दीज आर दी 3 ऑप्शंस, राइट। चल, तो अब यहां पे उसने क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। द ऑप्शंस वर एक्सेप्टेड एज अंडर। अब भैया जी यहाँ पे वर्ड लिखा है एक्सेप्टेड, मतलब वो लोग अग्री उन लोगों ने किया। क्या किया देखो, ऑप्शन 1 1 लाख डिबेंचर्स, ऑप्शन 2 1 लाख डिबेंचर्स, ऑप्शन 3 3 लाख डिबेंचर्स। टोटल कितने डिबेंचर थे? 5 लाख, राइट। तो टोटल जो 5 लाख डिबेंचर्स थे, उन 5 लाख में से 1 लाख लोगों ने बोला मुझे प्रेफरेंस शेयर चाहिए, 1 लाख लोगों ने बोला मुझे डिबेंचर्स चाहिए, एंड 3 लाख डिबेंचर होल्डर ने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारा पैसा दे दो। क्लियर? चल, तो यहाँ पे बोला द कंपनी कैरिड आउट द रिडम्पशन, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान से देखो और समझने का कोशिश करो, ठीक है। मुझे बताओ, मुझे बताओ टोटल कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, टोटल कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स? और 5 लाख। ओके, तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 लाख। अब मुझे ये बताओ 5 लाख में से ऑप्शन ए में कितने लोग गए, ऑप्शन बी में कितने लोग गए, एंड ऑप्शन सी में कितने लोग गए? देखो, ऑप्शन ए बोले तो प्रेफरेंस शेयर का है, राइट। प्रेफरेंस शेयर का परसेंटेज है 13% प्रेफरेंस शेयर, या फिर 14% डिबेंचर, या तो गपचुप कैश ले लो, राइट। तो ये जो 13% डिबेंचर है वो प्रेफरेंस शेयर, वो कितने लोग ने लिया? 14% और कैश। बोलो कितने नंबर्स? सर 1 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स ने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया। 1 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स ने 14% डिबेंचर में कन्वर्ट किया, एंड जो ये 3 लाख है इन लोगों ने कैश में कन्वर्ट किया, राइट। अच्छा, मुझे बताओ, मुझे हर एक डिबेंचर होल्डर को कितना अमाउंट पे करना है? अमाउंट का बात करो, अमाउंट। सर देखो, फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू कितना है? 100 है, और उसने बोला रिडीमेबल है 5% प्रीमियम, मतलब 100 का 5% बोले तो 5 रुपए। सो 100 रुपीज फेस वैल्यू का, 5 रुपए प्रीमियम का, टोटल मिला के 105, राइट। तो चलो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसको, इनको पे करना पड़ेगा इंटू 105, इनको पे करना पड़ेगा इंटू 105, और इनको भी पे करना पड़ेगा इंटू 105, राइट। चलो, तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट? सर 1 लाख इंटू 105, दैट कम्स टू 10 crore 50 lakhs. Okay, sorry, it is 1 crore 5 lakhs, 1
crore 5 lakhs। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगा 1 crore 5 lakhs। एंड यहाँ पे जो अमाउंट है that will be 3 lakhs into 105, that gives me 3 crores 15 lakhs, right? चलो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो। What I will do, try to understand। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले ना इसको डिवाइड कर देते हैं इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है? चलो डिवाइड कर दिया हमने 3 पार्ट्स में। नाउ पहले ए का बात कर लेते हैं। बोलो डिबेंचर तो रिडीम कर रहे हो तुम, बोलो डिबेंचर का नाम क्या है? सो डिबेंचर का नाम है 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, राइट? तो एंट्री क्या आएगा सर? एंट्री विल बी 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, बराबर है? बोलो ये जो डिबेंचर है, ये जो डिबेंचर है ये तो फेस वैल्यू पे आएगा। सो 1 लाख इंटू 100, 1 लाख इंटू 100 दैट कम्स टू 1 crore, राइट? देन प्रीमियम का जो अमाउंट है दैट विल बी 1 लाख इंटू 5, दैट गिव्स यू 5 lakhs। सो 1 crore प्लस 5 lakhs कम्स टू 1 crore 5 lakhs। ये ठीक है? चलो सिमिलरली सेम जर्नल एंट्री बी में भी आएगा। क्या एंट्री आएगा? 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, दिस विल बी 1 crore, this will be 5 lakhs and this will be 1 crore 5 lakhs। Clear? Then 11% debenture account debit, premium payable on redemption of debenture account debit to debenture holder account। यहां पे अमाउंट आएगा कितना? 3 lakh into 100 that comes to 3 crores। This will be 3 lakh into 5 comes to 15 lakhs and this comes to 3 crore 15 lakhs, बराबर है? अब ये जो 3 एंट्री मैंने यहां पे किया है, राइट? ये तीनों एंट्री को ना हम लोग मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज मतलब तीनों एंट्री को मिला के एक एंट्री, ये तीनों को, राइट? सर फिर अलग अलग क्यों किया? मैंने अलग अलग सिर्फ इस अमाउंट के लिए किया सो दैट मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि जितना डिबेंचर होल्डर क्रेडिट हुआ है उतना ही डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल गेट डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल गेट डेबिटेड, डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल गेट डेबिटेड। बोलो ये कितना है सर? 1 crore 5 lakhs, this will be 1 crore 5 lakhs and this will be 3 crore 15 lakhs। यहां पे तो अपन कैश दे रहे हैं तो एकदम सिंपल है, सीधा लिख दो टू कैश और बैंक अकाउंट पैसा गया कितना? 3 crore 15 lakhs। ये इजी है, खत्म हो गया। यहां पे हम लोग क्या दे रहे हैं सर? 14% डिबेंचर दे रहे हैं, वो भी एट पार। ले बात खत्म। 14% डिबेंचर एट पार है तो बात ही खत्म। 1 crore 5 lakhs पार है तो प्रीमियम और ये सब का नाटक ही नहीं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर, वो प्रीमियम पे है तो ठीक है। तो 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट
एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हाँ सर, ये बात तो सही है, यहां तक समझा? यस सर। अब मुझे बताओ अमाउंट कैसे आएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना है वो बताओ। सर प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 0.5। वेरी गुड। तो देखो यहां पे देखो, ध्यान से देखो क्या होगा। प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट डैश इंटू 10, प्रीमियम डैश इंटू 0.5 और डिबेंचर होल्डर विल बी डैश इंटू 10.5। कुछ समझा क्या बोला मैंने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी डैश नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 10, क्योंकि फेस वैल्यू 10, प्रीमियम है 0.5 तो डैश इंटू 0.5 प्रीमियम, और जो डिबेंचर होल्डर है इट विल बिकम डैश इंटू 10.5 क्योंकि 10.5 इज द इश्यू प्राइस। तो बोलो अब डैश into 10.5 gives you 10 lakhs, 1 crore 5 lakhs। तो कैसे करोगे सर? जो 10.5 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 crore 5 lakhs divided by 10.5 that gives me 10 lakhs number of preference share। ओके, तो यहाँ पे लिख दो 10 lakhs, यहाँ पे लिख दो 10 lakhs, यहाँ पे लिख दो 10 lakhs। So 10 lakh into 10, what will be capital? So 10 lakh into 10 capital will be 1 crore. And 10 lakh into 0.5, 10 lakh into 0.5 gives you 5 lakhs. Simple. So जो security premium है that will be 5 lakhs. Clear? तो what we can do, ये जो है ना, ये इन सबको मिला के एक एंट्री, सबको मिला के एक एंट्री, ठीक है। और ये 3 एंट्री अलग से, 1, 2 एंड 3, 3 एंट्री अलग से, समझा? तो ये मैंने अलग अलग क्यों किया? ओनली टू शो यू दिस अमाउंट। जितना डिबेंचर होल्डर क्रेडिट उतना डेबिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। अगर तुम ये अमाउंट समझ सकते हो डिबेंचर होल्डर का, देन देयर इज नो इश्यू एट ऑल। ओके, चलो अब हम लोग देख लेते हैं इन लोगों का आंसर, ठीक है। अब इन लोगों का जो आंसर है, सबसे पहली बात जो है दैट इज रुपीज इन लैक्स बोला इन लोगों ने। ओके, तो अपने सॉल्यूशन में से अगर मैं बात करूं तो यहां से लाख जो है वो कट हो जाएगा, ये जो लैक्स है 5, ये सब जो लैक्स का अमाउंट है इट विल गेट कैंसल्ड, राइट। सो देखो 11% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, कितना है? 525, 525। कैसे आया देखो, काउंट करो, कैलसी 100 प्लस 100 200 प्लस 300 टोटल 500 हुआ। प्रीमियम 5 प्लस 5 10 प्लस 15, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 15 25, एंड 105 प्लस 105 प्लस 315 कितना आएगा? 105 प्लस 105 प्लस 315 टोटल कम्स टू 525। तो इन्होंने क्या किया है, तीनों को मिला के एक एंट्री किया है। मैंने क्या किया, ये जो डिबेंचर होल्डर का अमाउंट दिख रहा है, ये डिबेंचर होल्डर, ये 1, ये डिबेंचर होल्डर 2 और ये डिबेंचर होल्डर 3, ये 3 अमाउंट को कैलकुलेट करके तुम लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये अलग अलग जर्नल एंट्रीज किया है। ओके, वंस इफ यू अंडरस्टैंड तो फिर तो हम लोग इसको आराम से कर ही सकते हैं। ओके, देन एंट्रीज एक बार चेक कर लेते हैं। डिबेंचर होल्डर टू 13% टू सिक्योरिटी प्रीमियम 105 105, फिर डिबेंचर होल्डर टू 14% डिबेंचर एट पार है तो ये भी 105, ये भी 105, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 315 एंड 315। क्लियर?
हमने यहाँ पे प्रीमियम पेएबल को राइट ऑफ नहीं किया है, बताओ क्यों? वो तो जब इशू किया रहेगा तभी तो हम लोग ने उसको प्रीमियम पेएबल को ऑलरेडी हमने क्रेडिट किया रहेगा, तो उसको अभी हम लोग ने राइट ऑफ नहीं किया। लेकिन अगर तुम अज्यूम करते हो कि सर तभी राइट ऑफ नहीं किया रहेगा, तो इन दैट केस तुम एक एंट्री और कर सकते हो, जर्नल एंट्री विल बी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। मतलब तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि डे 1 पे हमने प्रीमियम पेबल का एंट्री पास नहीं किया है, तो उसको मैं अभी राइट ऑफ कर रहा हूं। बट आई विल रिक्वेस्ट तुम ऐसा कोई अजम्पशन मत करो, क्योंकि तुम लोग के मॉड्यूल में दिया नहीं है। जैसा मॉड्यूल बोल रहे हैं प्लीज फॉलो दैट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, लेट्स सी। ऑन 1st Jan 2015 कार्गो लिमिटेड issued 2010% डिबेंचर ऑफ ₹250 each at ₹225। ओ हो, क्या डेट बोला है? 1st Jan 2015 बोला है, बराबर है। कार्गो लिमिटेड अपने कंपनी का नाम है, 2000 डिबेंचर इशू किया है, 250 का एक है बोले तो फेस वैल्यू, और उसको इशू किया है 225 में, मतलब 25 रुपीज का क्या है, डिस्काउंट। ओके, चलो, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? सर अमाउंट विल बी 2000 into फेस वैल्यू 250, right? Discount will be 2000 into discount का amount is 25 and cashback will be 2000 into 225। एक बार चेक कर लो, 2000 into 225 that comes to 4,50,000। तो ये अमाउंट तुम लोगों का आ जाएगा। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर इशू। देन उसके बाद क्या बोला, लेट्स सी। Debenture holders were given an option to get their debentures converted into equity share of ₹50 each, मतलब फेस वैल्यू 50 है, at a premium of 25। 50 का फेस वैल्यू, 25 का प्रीमियम, तो इशू प्राइस विल बी 75। ठीक है, तो ये कंपनी ने सिर्फ ऑप्शन दिया है। ओके, चलो, नाउ लेट्स सी क्या दिया है। ऑन 31st December 2015 1 year's interest had accrued on these debentures which was not paid। तो एक साल का डिबेंचर का इंटरेस्ट, मेरे को बताओ डिबेंचर का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करोगे? सर फेस वैल्यू पे। तो देखो 2000 इंटू फेस वैल्यू 250, टोटल अमाउंट हो गया 5 lakhs। 5 lakhs के ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज 10%। तो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दैट इज 50,000। ओके, चल आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या लिखा है। अ होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर्स, 200 डिबेंचर्स, ओके, informed that he wanted to exercise the option for conversion of debenture into equity shares। ओ हो, मतलब सिर्फ 200 डिबेंचर्स को हमको कन्वर्ट करना है। ओके, the company therefore accepted his request and redeemed these 200 debentures by issuing him equity shares। The interest however on these 200 debenture was paid to the debenture holder past the journal entries। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनो। पहली बात यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अमाउंट है 50,000, 5 lakhs का 10% की डिबेंचर इज आउटस्टैंडिंग। एंड यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक अकाउंट अमाउंट है 50,000, मतलब जो डिबेंचर आउटस्टैंडिंग था वो हमने यहाँ पे पे कर दिया। यहाँ पे देखो उसने बोला है द इंटरेस्ट हाउएवर ऑन दीज 200 डिबेंचर्स वाज पेड टू द डिबेंचर होल्डर। और दीज 200 मतलब खाली उनको इंटरेस्ट पे करके नहीं चलेगा, सबके सब डिबेंचर होल्डर है, तो पेमेंट कर रहे हो तो सबका करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे कर दिया। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने कैलकुलेशंस पे। ठीक है,
अब ये जो कैलकुलेशन है, दैट कैलकुलेशन इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनो। सर कितने डिबेंचर्स थे वो बताओ। सर टोटल मिला के डिबेंचर्स थे 2000। उसका फेस वैल्यू कितना था? सर फेस वैल्यू था 250। इश्यू प्राइस कितना था? सर इश्यू प्राइस था 225। मतलब कैन वी से कि हम लोग जो डिबेंचर है वो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। फेस वैल्यू 250 है, हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। चलो तुम लोग मुझे बताओ, कोई भी आदमी किसी भी चीज को डिस्काउंट पे क्यों देगा? कॉमन सेंस, उसका मार्केट में उतना वैल्यू नहीं रहेगा तभी तो ना। हाँ, तो इसका मतलब ये जो डिबेंचर्स है, ये डिबेंचर्स का मार्केट में उतना वैल्यू नहीं रहेगा, तभी तो उसको डिस्काउंट पे दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इस 2000 में से 200 डिबेंचर जो है, 200 डिबेंचर जो है, दे आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। दे आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है 50, सिक्योरिटी प्रीमियम बोल रहा है 25, तो इश्यू प्राइस हो गया 75। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे इक्विटी शेयर में फेस वैल्यू 50 है, कंपनी 25 का प्रीमियम लेके टोटल ले कितना रहा है 75। तो यहाँ पे जो इक्विटी शेयर है, क्या वो कंपनी एट पार पे इशू कर रहा है? पार पे नहीं। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर का मार्केट में वैल्यू अच्छा रहेगा। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे करना क्या है? मुझे इस डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर में। बराबर है, डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना है किसमें? इक्विटी शेयर्स में, राइट? ओके, तो बताओ एंट्री क्या करोगे? सर पहले देखो, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर कर देते अपन। देखो एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री डिबेंचर का परसेंटेज कितना है? डिबेंचर का 10, तो एंट्री आएगा सर 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। रिडीम कैसे होने वाला है वो क्वेश्चन में दिया नहीं, तो इट इज अज्यूम टू बी रिडीम्ड एट पार। तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, राइट? अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट विल बी 200, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू है 250 का, so 200 into 250, that gives me 50,000, that gives me 50,000, बराबर है। एंड देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू टू क्या दे रहे हो उसको? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बराबर है। वेरी गुड। अब मैं जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। यहां पे डिबेंचर होल्डर का अमाउंट कितना लिखा है? 50,000, बराबर है। तो बताओ यहाँ पे डिबेंचर होल्डर कितना आएगा? सर बिना दिमाग लगाए 50,000 ही आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, 50,000 ही आना भी चाहिए। लेकिन मैं इतने टाइम से तुम लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो डिबेंचर है इसका फेस वैल्यू 250 है, इश्यू प्राइस 225 है, राइट? मतलब ये जो डिबेंचर होल्डर है उसको 25 का डिस्काउंट मिला रहेगा। अब 25 का डिस्काउंट इसको क्यों मिलना चाहिए? सर देखो, उसने डिबेंचर जो खरीदा है ना, उसका जो लाइफ रहेगा 5 इयर्स 10 इयर्स, ऐसा कुछ ना कुछ तो लाइफ रहेगा डिबेंचर का, राइट? 5 इयर्स 10 इयर्स के आसपास डिबेंचर नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। तो कंपनी ने क्या बोला कि तुम मेरे को 5-10 साल के लिए जो डिबेंचर का पैसा दे रहे हो, तो मैं तुमको एक 25 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। बोले ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो,
यहां पे बोला है ये जो डेट है ये डेट है 1 Jan 15 को इशू किया और भाई साहब ने 31 December 15 को कन्वर्ट मार दिया, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ ईयर, एक साल के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने पहले खरीदा डिबेंचर जो सस्ते में मिल रहा था, फिर उस डिबेंचर को तुम कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर में जो महंगे में मिल रहा है मार्केट में, तो डू यू थिंक कि कंपनी ये डिस्काउंट तुम लोगों को देगा? अगर ये डिबेंचर ड्यू डेट मतलब 4-5 साल के बाद 10 साल के बाद जब ड्यू डेट आता और तब ये कन्वर्ट होता तो बात अलग है। यहां पे देखो उसने क्या बोला है, अ होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर इन्फॉर्म दैट he wanted to exercise the option of conversion of debenture into equity shares, right? तो वो उसको वो ऑप्शन चाहिए था, तो इसीलिए कंपनी अब क्या करेगा, ये जो उसको डिस्काउंट दिया था ना, दैट डिस्काउंट विल गेट कैंसल्ड। तो फटाफट मुझे बताओ, जब कंपनी ने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट को क्या किया था, डेबिट। अब कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट। सो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर का अमाउंट 50,000 नहीं आएगा, क्या आएगा, डिस्काउंट को हम कैंसिल करेंगे, तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 200 नंबर ऑफ डिबेंचर्स पे डिस्काउंट का 25 रुपीज विल गेट कैंसल्ड, so 200 into 25 that gives me 5,000 and to डिबेंचर होल्डर का जो अमाउंट आएगा डिबेंचर होल्डर that will be 200 into 225, मतलब जितना उसने हमको पैसे दिए थे वो, that is 45,000। अब मुझे बताओ डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कितना किया, सर 45, तो डेबिट कितना होगा, सर 45। क्लियर? चलो, कैपिटल कितना है, सर कैपिटल है 50 रुपीज। प्रीमियम कितना है, सर प्रीमियम है 25। इश्यू प्राइस कितना आएगा, सर इश्यू प्राइस विल बी 75। चलो 75 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, 45,000 डिवाइडेड बाय 75 दैट कम्स टू 600। तो ये भी 600, ये भी 600, तो 600 into 50 that gives you how much, so 30,000 and 600 into 25 that gives you 15,000। क्लियर? तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हमको डिस्काउंट जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिबेंचर है उसको सिर्फ 1 साल हुआ है और डिबेंचर 1 साल के लिए हम लोगों ने उसको वो डिस्काउंट दिया नहीं था। अगर ये 4 साल 5 साल के बाद जब डिबेंचर को रिडीम करने का टाइम होता तब हम उसको प्रॉपर्ली रिडीम करते एट पार। ओके, चलो अब इनका सॉल्यूशन भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या किया है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट पूरा 50,000, डिस्काउंट को कैंसिल किया 5,000, डिबेंचर होल्डर हो गया 45, फिर डिबेंचर होल्डर को डेबिट किया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी 15,000। ओके, सो अब तक हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा वो हम लोग जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ये जो टॉपिक मैंने लिखा था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसमें हमने आउट ऑफ कैपिटल में देख लिया, आउट ऑफ प्रॉफिट्स देखा, सिंकिंग फंड वेरी इंपॉर्टेंट अब तक नहीं देखा है, कन्वर्जन देख लिया कि कन्वर्जन होता कैसे है। ओके, तो अब अपना सिंकिंग फंड मेथड बाकी है और उसके बाद बाय बैक ऑफ डिबेंचर इज पेंडिंग।